हेलो गाइस, वेलकम बैक। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। और वैसे भी एग्जाम को देख के सबकी पढ़ाई अच्छी चलने लगती है, सब डर जाते हैं, हमें पता है ये वाली बात। तो चलिए, आज की इस क्लास में बच्चों हम लोग आपके इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के आखिरी चैप्टर नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। किसको डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के आखिरी चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है रेल एंड रिटर्न पाथ। क्या नाम है? रेल व वापसी पथ। यही है क्या? हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल यही है हमारे चैप्टर का नाम। तो देखो, ये मतलब इस सृष्टि का, संसार का नियम है कि जो आया है वो जाएगा जरूर। सेम वैसे ही ये इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का नियम है कि जब हमने एक तरफ से हम करंट देंगे तो आपको पता है वो करंट पूरा करने के लिए, मतलब ये तो आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं इंडिया में आजकल, वो कौन सा है? इसको मैंने कम से कम 1000 बार ना बोला हो तो क्या बोला हो? 25 kV AC ट्रैक्शन सिस्टम, राइट? यही है जिसमें हम लोग सप्लाई यूज करते हैं। कौन सी वाली? सिंगल फेस AC 25 kV की। तो अब मुझे आप ये बताओ कि सिंगल फेस AC के साथ आप अगर किसी डिवाइस को चलाना चाहते हो तो आपको मिनिमम कितने वायर्स की आवश्यकता होगी? इशारा समझ रहे हैं? 2 वायर्स की तो कम से कम आवश्यकता होती है। एग्जांपल के तौर पर आपको समझा देता हूँ। पहली बात तो आप इलेक्ट्रिकल फाइनल ईयर के डिप्लोमा के स्टूडेंट हो तो ये सब बातें शोभा नहीं देती बतानी, लेकिन फिर भी बता देते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आपके चार्जर, आपके फोन का चार्जर में आपने 2 टर्मिनल देखे होंगे। तो आपके घर में भी तो सिंगल फेस AC सप्लाई आती है, फिर भी आप दुनिया के, आपके घर की सारी चीजें कम से कम 2 टर्मिनल से ऑपरेट होती है। तो इसीलिए सिंगल फेस से कोई भी डिवाइस को ऑपरेट कराने के लिए आपको 2 वायर्स की आवश्यकता होती है, 2 वायर्स की नीड होती है। अब बात दरअसल ये है कि जब 2 वायर की आवश्यकता होती है, अगर आपको याद हो जब हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे तो आपको मैंने बताया था कि ट्रॉली कंडक्टर के रूप में एक ओवरहेड कंडक्टर का यूज किया जाता है। वो सिर्फ एक तार होता है, सिर्फ एक तार होता है, लेकिन एक तार से तो हम कोई भी सिंगल फेस इक्विपमेंट चला ही नहीं सकते। ट्रांसफार्मर तो चलाना है, भले से मोटर DC है, चलो मान लिया कि मोटर के लिए हम DC को कन्वर्ट कर देंगे AC को DC में, लेकिन रेक्टिफायर से भी तो 2 तार ही कनेक्ट होंगे। और पहली बात तो ट्रांसफार्मर सप्लाई जाएगी तो ट्रांसफार्मर से 2 तार कनेक्ट होंगे, लेकिन अगर रेक्टिफायर से करना होता तब भी 2 ही तार कनेक्ट होते। तो चिंता की कोई बात नहीं है ऐसी, ठीक है? तो बात दरअसल ये है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सर्किट में एक क्लोज लूप बनाने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, क्लोज लूप बनाने के लिए रिटर्न पार्ट की नीड होती है। अब कैसे? देखिएगा, आपको पता है कि हम लोग एक तार से सप्लाई देते हैं। इसको मैं पूरा डायग्राम बना देता हूं। आपको ये वाली बात तो पता होगी कि हम लोग एक तार से सप्लाई देते हैं। जब एक तार से सप्लाई देंगे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि ये हमारा, ये हमारा फीडर ट्रांसफार्मर है। क्या है? ये हमारा फीडर ट्रांसफार्मर है। तो ये तो हमने दे दी ओवरहेड कंडक्टर को सप्लाई, ओवरहेड कंडक्टर को सप्लाई दे दी। और ये आपका रहा ट्रैक, इस पर हम जोड़ा देते हैं अपनी ट्रेन का डब्बा, चढ़ा देते हैं साथ में, अच्छा लगेगा एकदम। ये लीजिए, ये हमारी ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस, और ये हमने सप्लाई दे दी। इसके बाद यहाँ से ये कनेक्ट कर देंगे और दैट्स ऑल, है ना? ये तो प्रोसेस रहता है, इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन बात दरअसल ये है कि ये सिर्फ एक तार से थोड़ी ना ऑपरेट हो जाएगा, इसके लिए 2 तार चाहिए। तो इसके लिए हम न्यूट्रल के रूप में रेल ट्रैक का यूज करते हैं। आप लोगों को ऑलरेडी मैंने बता दिया था, जिससे कि सर्किट हमारा कंप्लीट हो सके, मतलब फेज वायर और न्यूट्रल वायर दोनों मिल सके। साथ ही साथ न्यूट्रल को अर्थ कर दिया जाता है। अब
क्यों अर्थ किया जाता है, बस वही आप लोगों को बताने का मेरा पर्पज है आज की इस क्लास को। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। बेसिकली हम जब इस ट्रांसफार्मर से सप्लाई देते हैं एसी, तो कुछ करंट तो इसमें फ्लो होती है, राइट। मतलब इसमें जो करंट फ्लो हुई हमने माना कि वो हमारी I1 करंट फ्लो हुई, ठीक है। उसके बाद कुछ करंट हमारी I2 रेल ट्रैक से फ्लो होकर के वापस से फीडर को चली जाती है। ले देखिए सुनिएगा, I1 करंट फ्लो हुई ऊपर वाले वायर में, I2 जो कि बहुत थोड़ी सी करंट थी वो रेल ट्रैक से फ्लो होकर के वापस से फीडर को चली गई। लेकिन कुछ करंट इस प्रोसेस में लीक हो जाती है, और वो करंट लीकेज होकर के कहाँ जाती है, इसके बारे में जरा थोड़ा सा डायग्राम एग्जैक्टली आपको ऐसे ही बनाना है भैया। एग्जाम में भी याद रखना ये वाली बात, आपको एग्जाम में भी डायग्राम ऐसे ही बनाना है। ये बेसिकली जमीन के अंदर जो अंडरग्राउंड बहुत सारे केबल लगे होते हैं, कम्युनिकेशन केबल जो होते हैं हमारे, डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक सर्किट्स के जो केबल रहते हैं, वो केबल बनाया मैंने, ठीक है। तो करंट का कुछ भाग इस केबल से फ्लो होता है, मान लेते हैं कि वो I3 है, और करंट का कुछ बचा हुआ भाग ग्राउंड से फ्लो होता है, और मान लेते हैं वो I4 है। फिर से सुनिएगा, हमने जब यहां से सप्लाई दी तो माना कि ओवरहेड कंडक्टर में हमारी I1 सप्लाई गई, और वो सप्लाई का कुछ भाग, मतलब करंट का कुछ भाग I2 से होता हुआ, मतलब रेल ट्रैक से I2 के रूप में होता हुआ वापस से फीडर को चला गया। गॉट इट, यहां तक समझ में आया। लेकिन इस प्रोसेस में कुछ सप्लाई नहीं, बार सप्लाई बोल रहा हूँ, कुछ करंट हमारी लीकेज हो जाती है, और वो करंट जो लीकेज होती है वो एक तो होती है, जो लीकेज करंट हुई उसका कुछ अमाउंट तो केबल में फ्लो होता है, केबल के कंडक्टर से, केबल के सीट का मतलब उसके कवर से, इन सब जगहों से फ्लो होता है, और कुछ पार्ट जो सीधा अर्थ में फ्लो होता है। जो पार्ट करंट का अर्थ में फ्लो होता है वो तो हमने ऑलरेडी इस ट्रैक को अर्थ किया हुआ है, तो ये अर्थ के थ्रू होता हुआ वापस से फीडर ट्रांसफार्मर पर पहुंच जाता है। आई बात समझ में? फिर से सुनिएगा, जो पार्ट हमारा अर्थ में फ्लो होता है वो तो अर्थ में फ्लो होते हुए वापस से फीडर, अर्थ के थ्रू फीडर ट्रांसफार्मर पर पहुंच जाता है। लेकिन जो पार्ट हमारा केबल सीथ या केबल कंडक्टर में फ्लो होता है वो आपका डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है केबल कंडक्टर के लिए। किसके लिए? केबल कंडक्टर के लिए वो एक डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। पहले मैं आप लोग के लिए सुविधा के लिए, कभी आप सोचोगे I1 क्या है, I2 क्या है, इनके नाम लिख देता हूं। I1 क्या है, I2 क्या है, I3 क्या है, और I4 क्या है। दिख रहा है ना यहाँ तक क्लियर? इधर देख लो बच्चों, आप लोग को यहाँ तक का पूरा क्लियर, बिल्कुल यहाँ तक बहुत नीचे तक का दिख रहा है। खैर, तो I1 है आपका ट्रॉली वायर में फ्लो होने वाला करंट। ट्रॉली वायर में लिख लेना ये सब बातें, यही लिखना है जो मैंने बोला है, शब्द मेरा नोट कर लो बच्चा। एग्जाम में आप लोग को यही लिख के आना भैया। I2 है आपका ट्रैक में फ्लो होने वाला करंट। I3 है केवल सीथ में, केवल कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट। और I4 है आपका अर्थ में फ्लो होने वाला करंट। अर्थ में फ्लो होने वाला करंट, ये दोनों जो करंट हैं ये आपके लीकेज करंट हैं, ठीक है, याद रखिएगा ये वाली बात। ये दोनों आपके लीकेज करंट हैं। तो इन चारों करंट के बारे में हमने अच्छे से बात कर ली, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं। तो बात दरअसल ये है कि जब हम I1 ट्रॉली वायर में फ्लो होने वाला करंट, I2 ट्रैक में फ्लो होने वाला करंट, I3 केबल सीथ में फ्लो होने वाला करंट, केबल कंडक्टर में, केबल सीथ में, और अर्थ में फ्लो होने वाला करंट। मैंने आपको बताया भी कि हमारे लिए सारे में से किसी भी करंट में कोई ज़्यादा बड़ी खास दिक्कत नहीं है। अगर किसी करंट की वजह से हमको दिक्कत या परेशानी हो सकती है
तो वो I3 की वजह से हो सकती है। मतलब I3 की वजह से आपके केबल में ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कभी कभी ये करंट इतना ज़्यादा हो जाता है। होता क्या है कि ये केबल जो रहते हैं कम्युनिकेशन केबल, तो ये जहाँ से शुरू होते होंगे, ध्यान से सुनना, ये जो कम्युनिकेशन केबल रहते हैं ये जहाँ से शुरू होते होंगे वहाँ पर भी अर्थ होते होंगे, जहाँ पर खत्म होते होंगे वहाँ पर भी अर्थ होते होंगे। तो इनके दोनों पॉइंट्स पर अर्थ होने की वजह से ये वाले करंट की वैल्यू बहुत बढ़ जाती है, जो कि आपके बाकी कम्युनिकेशन सर्किट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकती है। ठीक है, जो कि हमारे सिग्नल या ट्रैक्शन सर्किट थे तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस क्रिएट कर सकती है, जो कि हमारे लिए सुविधाजनक नहीं होगा। तो इसीलिए हम मेनली इसी को कंसिडर करते हुए बस मैं आपको इस करंट की वैल्यू फाइंड करनी सिखा देता हूं कि कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिएगा, मान लेते हैं कि इस वाले केबल में I3 करंट फ्लो हुई, तो इसमें जो EMF इंड्यूस हुआ उसका फॉर्मूला कैसे होगा। सुनिएगा कि अगर ये वाला I1, ये करंट I1, ये I2 और ये I4 और ये I3, तो इसमें जो इंड्यूस EMF होगा वो कैसे होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों EC। EC का मतलब केबल में इंड्यूस्ड EMF। EC का मतलब है बच्चों केबल में इंड्यूस्ड EMF। तो केबल में हमारे कितना EMF इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूं। तो देखिएगा, जो EMF हमारे केबल में इंड्यूस होगा उसका फॉर्मूला हो गया है आपका M1I1 माइनस M2I2 माइनस M4I4। क्या है, M1I1 M2I2 माइनस M4I4, साथ में एक K मतलब कांस्टेंट से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब बात करते हैं M1 M2 M4 क्या है, और I1 I2 I4 के बारे में ऑलरेडी जिक्र कर लिया है। EC केबल सीध और केबल कंडक्टर में इंड्यूस होने वाला EMF है। तो M1 मैं आपको हर बात लिखवा दे सकता बाबा, इसलिए आप लोग नोट करते चलो हर बात को। मेरी थोड़ी पढ़ाते पढ़ाते फ्लो बन जाता तो फास्ट अपने आप हो जाते हैं हम चढ़ते चढ़ते। खैर M1 है आपका कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस अक्रॉस ओवरहेड कंडक्टर, मतलब कि यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, M2 यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, M4 अर्थ में जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। सिंपल सी बात, ठीक है। अब आपको पता होगा कि EMF एक प्रकार का वोल्टेज होता है, और वोल्टेज का फॉर्मूला होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। AC सर्किट है इसलिए इंपीडेंस, तो करंट निकालने के लिए हम इंपीडेंस से भाग कर देंगे। तो मान लीजिए कि इंपीडेंस, क्योंकि I3 करंट की बात चल रही है तो इसलिए इंपीडेंस हो गया हमारा Z3। तो वैल्यू आ गई M1I1 माइनस M2I2 माइनस M4I4। ये आपकी I3 करंट की वैल्यू आ गई बच्चों। हम जैसे कि हमने बोला था कि हम अपने केबल सीथ में फ्लो होने वाले करंट के बारे में एक एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। फिर से शुरू करते हैं। देखिएगा, जो हमने अभी तक पढ़ा उसके बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं। बेसिकली हमने पढ़ा कि जब हम इसको एक फीडर ट्रांसफार्मर से कनेक्ट करते हैं, ये आपका फीडर ट्रांसफार्मर है, जब इस फीडर ट्रांसफार्मर से कनेक्ट किया जाता है तो ओवरहेड वायर में एक करंट I1 फ्लो होती है और रेल ट्रैक में करंट I2 फ्लो होती है। इसके बावजूद भी थोड़ी सी करंट लीकेज हो जाती है, जिसका कुछ पार्ट केबल सीथ और केबल कंडक्टर में फ्लो होता है और कुछ पार्ट अर्थ के थ्रू होता हुआ वापस से फीडर ट्रांसफार्मर को चला जाता है। लेकिन केबल कंडक्टर भी दोनों तरफ अर्थ होता है, जिससे इस करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे कि कम्युनिकेशन सर्किट्स में इंटरफेरेंस क्रिएट हो सकता है। इसके लिए आपको इस करंट की वैल्यू के बारे में एक्सप्रेशन पता होना बहुत जरूरी है। तो बस वही हमने निकाला है, इस करंट की वैल्यू का एक्सप्रेशन। उम्मीद है आपको यहां तक बच्चों समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं आया है तो तुरंत क्लास को वापस से देखो, डाउट मार्क करो। मेरा नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर मेरे से कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट पूछ लो। ठीक है भैया, चलिए अब बेसिकली हम लोगों ने ये तो सीख लिया कि हमने अपना जो करंट है उसको कैसे निकाला है, कैसे फाइंड आउट किया है। अब हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअल में जो
वोल्टेज हमारा इंक्रीज हो रहा है या ईएमएफ हमारा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि बात दरअसल ये है कि कभी कभी वोल्टेज बढ़ जाता है, तो वोल्टेज जो इंक्रीज होता है तो उस वोल्टेज को कंट्रोल कैसे किया जाए इसके बारे में सीखेंगे हम। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर अब हम सीख लेते हैं कि जो वोल्टेज बढ़ा है उसको हम कैसे कंट्रोल करें। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने बना भी लिया होगा, क्योंकि बनाना बहुत जरूरी है भैया। सिर्फ आंखों से देख करके अगर सब कुछ हो जाता तो दुनिया बस देख के ही छोड़ देती, इसीलिए आंखों से देख के तो कुछ भी होगा नहीं। ठीक है ना, तो आप लोगों को भैया ये बनाना आना चाहिए, याद रखिएगा ये वाली बात, आप लोगों को ये बनाना आना चाहिए। और इसीलिए मैं आप लोगों को मोस्टली डायग्राम जो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है वो डायग्राम दिखाया जाता है, जैसे आपको मिमिक डायग्राम दिखाया था, वरना मैं सारे के सारे डायग्राम आपको बोर्ड पर बनाता हूं ताकि आप लोग बनाने सीखें कि एक्चुअल में डायग्राम हमने किस प्रकार से बनाया, क्योंकि स्टेप्स का पता होना बहुत जरूरी है डायग्राम बनाने के लिए। जब तक स्टेप्स नहीं पता तब तक डायग्राम बनाना थोड़ा सा टेढ़ी खीर हो जाती है, लेकिन अगर एक बार स्टेप्स पता लग जाए तो डायग्राम बहुत ही जल्दी से आदमी बना लेता है। ठीक, चलिए, तो अब बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं मेथड्स टू कंट्रोल वोल्टेज इंक्रीज इन कम्युनिकेशन सर्किट, कि अगर कम्युनिकेशन सर्किट में वोल्टेज बढ़ जाए, कम्युनिकेशन सर्किट में इंक्रीज वोल्टेज को कंट्रोल करने के मेथड्स। देखिएगा, यदि कम्युनिकेशन सर्किट में वोल्टेज बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल करने के कौन कौन से मेथड हैं उनके बारे में बात, जो कि बढ़ जाए बहुत नॉर्मल सी बात होती है, बहुत आराम से बढ़ जाता है। क्योंकि देखिएगा, ये तो आपको पता ही है कि सप्लाई आती है और हमने लीकेज करंट के बारे में बात किया तो बढ़ सकता है, लेकिन बेसिकली जो बात है, जो हमारे कम्युनिकेशन केबल लगे होते हैं वो नॉर्मली मैक्सिमम वैल्यू 400 वोल्ट तक कैरी कर सकते हैं, और नॉर्मल कंडीशन मतलब फॉल्टी कंडीशन में 400 वोल्ट तक झेल सकते हैं, और नॉर्मल कंडीशन में 60 एम्पियर तक कैरी कर सकते हैं। फॉल्टी कंडीशन में आपके 400 वोल्ट तक झेल सकते हैं, और नॉर्मल कंडीशन में 60 एम्पियर वो करंट जो आपका है वो कैरी कर सकते हैं, 60 एम्पियर तक के करंट को कैरी कर सकते हैं। तो बात दरअसल ये आती है कि इनको किस प्रकार से इनके प्रोटेक्शन के लिए, या फिर अगर वोल्टेज बढ़ गया तो उस वोल्टेज को कम करने के लिए क्या क्या काम किया जाना चाहिए। देखिए, एक तो सबसे पहला काम ये रहता है कि उस वोल्टेज की वजह से ही हम इन कम्युनिकेशन केबल्स को ओवरहेड ना ले जा करके अंडरग्राउंड ले जाते हैं। याद रखो, कम्युनिकेशन केबल्स को ओवरहेड ना ले जा करके अंडरग्राउंड ले जाते हैं। दूसरा काम ये करते हैं कि हम जब डिस्टेंस अगर ज्यादा हो जाती है तो बूस्टर ट्रांसफार्मर लगा देते हैं। जब बूस्टर ट्रांसफार्मर लग जाता है तो कम्युनिकेशन की जो लेंथ होती है, मतलब लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि अगर किसी कम्युनिकेशन केबल की लेंथ बहुत ज्यादा हो रही है तो उस बहुत ज्यादा लेंथ में हम अगर बूस्टर ट्रांसफार्मर लगा देंगे तो बूस्टर ट्रांसफार्मर लगाने से होगा क्या कि उस कम्युनिकेशन केबल की लेंथ कम होगी, क्योंकि 2 पॉइंट बीच में बूस्टर ट्रांसफार्मर लगता है तो वो पॉइंट बना देता है। ठीक है, उसके बाद जो आपका केबल होता है, केबल के ऊपर एक सीट चढ़ी रहती है, लेड सीट के ऊपर एक और सीट रहती है, उसके ऊपर फिर एल्यूमिनियम का कवर चढ़ाते हैं, और उस एल्यूमिनियम के कवर को भी कोरिजन से बचाने के लिए पीवीसी या रबड़ का एक और उसके ऊपर इंसुलेशन चढ़ा देते हैं। इतनी सारे काम हम लोग करते हैं जिससे कि हमारे कम्युनिकेशन केबल में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ठीक है भैया, उम्मीद है कि आपको कम्युनिकेशन केबल में बढ़ने वाले वोल्टेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और उस वोल्टेज को किस प्रकार से कंट्रोल करना है वो भी आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए फिर
बिल्कुल भी समय गवाए बिना अब हमारे सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में मात्र 3 टॉपिक बचे हैं और उन 3 टॉपिक के बाद हमारा सारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। और मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊं इस चैप्टर से क्या पूछा जाता है। इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट पूछा जाता है रेल एंड रिटर्न पाथ को समझाइए, या फिर नेगेटिव बूस्टर को समझाइए, या फिर बूस्टर ट्रांसफॉर्मर को समझाइए। तो बस मैं आप लोगों को अब बूस्टर ट्रांसफॉर्मर और नेगेटिव बूस्टर के बारे में ही समझाने वाला हूं। ठीक है बच्चों, अब हम लोग नेगेटिव बूस्टर और बूस्टर ट्रांसफॉर्मर के बारे में ही डिस्कस करना शुरू करेंगे। देखिएगा, बेसिकली बूस्टर ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो नाम से ही पता लग रहा है, बूस्ट करेगा मतलब इंक्रीज करेगा, होता नहीं इम्यूनिटी बूस्ट करो, जैसे अभी अभी कोरोना का बूस्टर डोज लगा था, तो वैसे ही ये बूस्टर ट्रांसफॉर्मर होता है, बूस्ट करता है। और अभी मैंने कम्युनिकेशन सर्किट्स में वोल्टेज जो बढ़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी आपको बताया था कि बूस्टर अगर लेंथ ज्यादा हो जाती है तो बूस्टर ट्रांसफॉर्मर लगा करके उस लेंथ को, कम्युनिकेशन सर्किट्स की लेंथ को कम कर लिया जाता है जब हम बूस्टर ट्रांसफॉर्मर लगा लेते हैं। ठीक है भैया, अगर हम बात करें कि एक्चुअली ये लगा कहां होता है तो बिल्कुल सिंपल है। देखिएगा, डायग्राम बना लेते हैं पहले, उसके बाद बात करते हैं। मैं यहां पर आपको 2-3 बूस्टर ट्रांसफॉर्मर लगा करके दिखा दूंगा ताकि आप पूरा क्लियरली समझ जाएं कि एक्चुअली बूस्टर ट्रांसफॉर्मर हमारा लगा किस प्रकार से होता है। ठीक है भैया, ये हमारे बूस्टर ट्रांसफॉर्मर लगे हुए हैं। ये वाला सेक्शन बूस्टर ट्रांसफॉर्मर, ये वाला सेक्शन बूस्टर ट्रांसफॉर्मर, ये वाला सेक्शन बूस्टर ट्रांसफॉर्मर। ये आपका रेल ट्रैक है और रेल ट्रैक पर हम हमेशा की तरह अपनी रेलगाड़ी दौड़ाएंगे। मेरा फेवरेट पार्ट है ये रेलगाड़ी इसके ऊपर चढ़ाना, क्योंकि रेलगाड़ी जैसी तो कभी लगती नहीं। जो मैं रेलगाड़ी बनाता हूँ वो रेलगाड़ी जैसी तो कभी लगती नहीं है, ठीक है नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है इसकी रेलगाड़ी को दौड़ाना। खैर छोड़िए, अब आगे आते हैं। तो ये हमारे पास बूस्टर ट्रांसफॉर्मर है और एक हमारे पास रहता है बच्चों फीडर ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि फीडर ट्रांसफॉर्मर ही तो सप्लाई देगा ना, देगा। तो फीडर ट्रांसफॉर्मर जो सप्लाई देता है वो कैसे कैसे देता है, देखिएगा यहां पर लगा होता है आपका फीडर ट्रांसफॉर्मर। तो उसका एक पॉइंट तो ये कनेक्ट रहता है और एक पॉइंट ये कनेक्ट रहता है। ये आपका फीडर ट्रांसफॉर्मर है और ये आपका बूस्टर ट्रांसफॉर्मर है। जो बूस्टर ट्रांसफॉर्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो आपकी रेल ट्रैक से जोड़ दी जाती है। बूस्टर ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो आपकी रेल ट्रैक से जोड़ दी जाती है। याद रखिएगा ये वाली बात, जितना मैंने बताया उतना याद रखना। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे कहानी। बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ये वाले तीनों सेक्शन, ये आपके बूस्टर ट्रांसफॉर्मर है। बूस्टर ट्रांसफॉर्मर, ये आपका रेल ट्रैक है, ये तो आपको पता ही है। ये आपका फीडर ट्रांसफॉर्मर है। मैं इसको लिख नहीं रहा हूं वरना बहुत ज्यादा होच पोच हो जाएगा, इसलिए इसको लिख रहा हूं। ये आपका फीडर ट्रांसफॉर्मर है, बूस्टर ट्रांसफॉर्मर। अब देखो इसकी अगर बात करें बच्चों कि ये लगा कहां हुआ है, तो एक तार तो इसका कनेक्ट रहता है ओवरहेड कंडक्टर में, और एक तार मतलब प्राइमरी कनेक्ट की जाती है ओवरहेड कंडक्टर से और इसकी सेकेंडरी कनेक्ट की जाती है रेल ट्रैक से। रेल ट्रैक से क्यों कनेक्ट की जाती है, क्योंकि हमारा जो सर्किट एक्चुअली बना हुआ है वो फेज वायर तो न्यूट्रल फेज वायर तो लगा हुआ है इससे, और जो न्यूट्रल वायर कंसीडर किया जाता है वो किया जाता है ट्रैक। तो इसीलिए एक तार फेज से मतलब एक तार ओवरहेड कंडक्टर से इसका एक टर्मिनल और एक टर्मिनल रेल ट्रैक से कनेक्ट किया जाता है। और ये जो आप लाइन देख रहे हो, ये वाली लाइन, ये बिल्कुल मिड में कनेक्ट है, ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों के बीच का। इसका काम क्या रहता है बूस्टर ट्रांसफॉर्मर का। अब बच्चों हम लोग जल्दी से बूस्टर ट्रांसफॉर्मर के काम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है।
देखिएगा मेन काम जो है आपका बूस्टर ट्रांसफॉर्मर का वो बस एक ही है, और वो मेन काम ये है भैया कि हम लोगों ने अभी लीकेज करंट के बारे में जिक्र किया था, तो उस लीकेज करंट को रेल ट्रैक से पास कराना इसका मेन काम रहता है। लीकेज करंट को रेल ट्रैक से फ्लो करना, इसका जो सबसे मेन उद्देश्य है वो है आपका लीकेज करंट को रेल ट्रैक से कनेक्ट कराना, रेल ट्रैक से फ्लो कराना, पास कराना, मतलब कनेक्ट नहीं कराना। लेकिन आपको देखा होगा कि हम इसको रेल ट्रैक से कनेक्ट कर रहे हैं, और ये बेसिकली होता ये है कि रेल ट्रैक से इसको डायरेक्टली नहीं जोड़ते। रेल ट्रैक से इसको हम केवल तभी जोड़ सकते हैं जब इसमें इंसुलेटेड जॉइंट बनाए जाए, या फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा करके इंसुलेटेड जॉइंट बनाने पड़ते हैं, तब इसको हम डायरेक्टली रेल ट्रैक से जोड़ पाते हैं। तो इसके साथ साथ कुछ नुकसान भी हो जाते हैं, जैसे कि जब आपका इंसुलेटेड जॉइंट बनाते हैं तो ये सिस्टम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और इस कॉम्प्लेक्स सिस्टम को समझने के लिए कॉम्प्लेक्स सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है इसके साथ साथ, ठीक है। और इंसुलेटेड जो आपका जॉइंट बनाया जाता है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर मैटर करता है। मान लीजिए कि अगर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम हो गई तो बूस्टर ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग शॉर्ट सर्किट भी हो सकती है और आग लग सकती है पूरी, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब यहाँ का अगर इंसुलेशन खत्म हो गया तो ये शॉर्ट सर्किट हो गई सारी वाइंडिंग, जब शॉर्ट सर्किट हो गई तो तुरंत ट्रांसफॉर्मर में आग भी लग सकती है। तो ये सब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाता है, लेकिन इस बूस्टर ट्रांसफॉर्मर के थ्रू हम लोग रेल ट्रैक में जो करंट वापसी का फ्लो होता है उसको स्पीड को बढ़ा करके जल्दी से फीडर ट्रांसफॉर्मर तक पहुंचाते हैं, और इसीलिए हम इसको रेल एंड रिटर्न पाथ में पढ़ रहे। गॉट इट? अगला पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों वो पढ़ेंगे नेगेटिव बूस्टर। नेगेटिव बूस्टर और पॉजिटिव बूस्टर क्या होता है, देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है बहुत बार इस चैप्टर से। अब तो खैर इस चैप्टर से और भी बहुत कुछ पूछा जाने लगा, उससे पहले तो बस केवल नेगेटिव बूस्टर और नेगेटिव बूस्टर ही पूछा जाता था। अब तो खैर चलो ये है कि काफ़ी कुछ पूछ लेते हैं इस चैप्टर से, और भी कई सारी चीज़ें जो पूछ ली जाती हैं। खैर नेगेटिव बूस्टर को पढ़ने से पहले बच्चों ये पॉइंट और देख लेते हैं, बूस्टर ट्रांसफॉर्मर विद रिटर्न फीडर। ये आपको जब आप नोट्स देखें तो उसमें आपको मिलेगा देखने को, बूस्टर ट्रांसफॉर्मर विद रिटर्न फीडर। बेसिकली ये भी हमने बूस्टर ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट किया है, लेकिन ये जो हमने कनेक्ट किया था रेल ट्रैक से कनेक्ट किया था, और एक हिस्सा इसका ओवरहेड लाइन से कनेक्ट था। लेकिन अब जो हम बूस्टर ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट करेंगे उसको ओवरहेड से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करेंगे। ये मतलब इस केस में जो आपका बूस्टर ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका कनेक्ट किया जाता है बच्चों रेल ट्रैक के साथ। रेल ट्रैक के साथ ही उसके दोनों के दोनों पॉइंट्स कनेक्ट किए जाते हैं, मतलब उसका कोई भी पार्ट जो है वो आपका क्या बोलते हैं उसको ओवरहेड कंडक्टर के साथ कनेक्ट नहीं होता है। ठीक है बच्चों, बस इतना सा फर्क था आपका इस वाले में, किसमें, बूस्टर ट्रांसफॉर्मर विद रिटर्न फीडर में। इसका डायग्राम आप लोग को नोट्स में मिल जाएगा। चलिए अब बिल्कुल भी समय बर्बाद ना करते हुए अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नेगेटिव बूस्टर की ओर को रुख कर लेते हैं। ठीक है भैया, आप लोग भी रुख करो, अच्छे से पढ़ाई करो। क्लास अगर अच्छी लग रही है तो लाइक ठोको तुरंत एकदम, और सभी लोगों को शेयर करो क्लास, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ सकें। और बच्चों याद रखिएगा 6 सेमेस्टर में आप लोगों के लिए जो 3 सब्जेक्ट होंगे आप लोगों के EEE, IREE और UEE, उनकी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट कंटेंट वाली क्लास आप लोग को प्रोवाइड की जाएगी। सभी लोग जुड़े रहिएगा। टॉपिक आ गया है नेगेटिव बूस्टर। और भैया देखो पढ़ाने का तो आपको पता ही है कि मेरी आदत भी धीरे धीरे पढ़ाने की, मैं खुद कोशिश करता हूं कि आप लोगों को तेज तेज पढ़ाया जाए। बी फास्ट स्टडी फास्ट, हर काम फास्ट फास्ट करो एकदम। खैर चलिए, बेसिकली नेगेटिव बूस्टर कोई ज़्यादा अलग नहीं है,
बूस्टर ट्रांसफॉर्मर की तरह ही काम करता है, अलग कुछ नहीं है इसका हिसाब भी। लेकिन होता क्या है बेसिकली, ये एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है एक्चुअल में देखा जाए तो। मतलब जो नेगेटिव बूस्टर जिसको हम बोल रहे हैं, वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बूस्टर आपको समझा दूंगा इसी में, एक साथ डायग्राम बना करके दोनों समझा देंगे। तो नेगेटिव बूस्टर जो रहता है वो बेसिकली एक सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर ही होता है, जिसका आर्मेचर सर्किट तो फीडर से कनेक्ट कर देते हैं और उसका फील्ड सर्किट हम ट्रॉली वायर से कनेक्ट करते हैं। मतलब कि उसका आर्मेचर सर्किट तो सर्किट ब्रेकर से, जो देखो आपको पता होगा कि ट्रैक्शन में दो प्रकार के सप्लाई दी जाती है, एक तो वो जो स्विच गियर्स को दी जाती है और एक वो जो ट्रॉली वायर को दी जाती है। आप लोग ये मत सोचना कि ट्रॉली वायर को जिस तार से हम सप्लाई दे रहे हैं उन्हीं तारों से स्विच गियर को दी जाती है, ना ना बाबा, उसके लिए तार मतलब उसके लिए अलग से वायर अरेंजमेंट रहता है। तो बेसिकली जो आपका नेगेटिव बूस्टर है वो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है और जनरेटर के दो पार्ट होते हैं, आर्मेचर और फील्ड। तो जो आर्मेचर वाला है वो उस वायर से कनेक्ट रहता है जिससे सर्किट ब्रेकर को सप्लाई मिली है, मतलब सर्किट ब्रेकर फील्ड से कनेक्ट रहता है। और जो फील्ड वाला है वो आपका ट्रॉली वायर को सप्लाई देने वाले फील्ड से कनेक्ट रहता है। याद रखिएगा, नेगेटिव बूस्टर एक प्रकार का डीसी सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर होता है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक रहता है आर्मेचर और एक रहता है फील्ड। ऑब्वियस सी बात है, दो ही पार्ट होते हैं सारे के सारे सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के। तो आर्मेचर जो है वो कनेक्ट रहता है सर्किट ब्रेकर को सप्लाई वाले फीडर से, ठीक। और ये जो कनेक्ट रहता है ये रहता है ट्रॉली वायर को सप्लाई वाले फीडर से। याद रखो, एक आर्मेचर को कनेक्ट रहता है सर्किट ब्रेकर को सप्लाई देने वाले फीडर से और फील्ड वाला जो सिस्टम रहता है वो आपका कनेक्ट रहता है ट्रॉली वायर को सप्लाई देने वाले फीडर से। अगर बात करें कि हम नेगेटिव बूस्टर का काम क्या है, तो नेगेटिव बूस्टर का जो काम है वो रेल ट्रैक में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को कंट्रोल करता है। क्या करता है? रेल ट्रैक में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को कंट्रोल करता है। अब देखिएगा, जब ट्रेन किसी जगह से गुजर रही हो तो उस कंडीशन में वो सर्किट पैरेलल बनाती है, तो उस कंडीशन में वोल्टेज ड्रॉप जीरो रहता है। जैसे जैसे ट्रेन दूर जाती है सर्किट से, वैसे वैसे आपका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ने लगता है। नेगेटिव बूस्टर इसी काम को परफॉर्म करता है और आपके वोल्टेज ड्रॉप को, वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रैक, इसको कंट्रोल करके 1 वोल्ट प्रति किलोमीटर तक पहुंचा देता है। मतलब कि 1 किलोमीटर में मुश्किल से 1 वोल्ट का रहता है आपका, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो मान लो कि अगर फिर तो पता नहीं लगता कितने 25 किलोमीटर में 25,000 वोल्ट खत्म, ठीक है नहीं। उसके बाद नेगेटिव बूस्टर का जल्दी से डायग्राम बना लेते हैं और फिर हमारा नेगेटिव बूस्टर इतना ही है। जल्दी से डायग्राम बनाकर फिर चैप्टर को बच्चों हम लोग जल्दी से समराइज कर लेते हैं, ठीक है नहीं। ये बताओ मुझे कि नेगेटिव बूस्टर के बारे में जो आपको जानकारी दी वो आपको समझ में आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो बताओ क्या समस्या है, हम कोशिश करेंगे आपको फिर से समझाने की, ठीक है भैया। चलिए देखिएगा, नेगेटिव बूस्टर में फिर से वही पहले की तरह 2 मेन पार्ट है। एक आपका नेगेटिव बूस्टर का है और एक आपका पॉजिटिव बूस्टर का है, ठीक है नहीं। तो देखिए क्वेश्चन दोनों आ जाते हैं, क्वेश्चन कभी कभी पॉजिटिव बूस्टर का भी है, तो इसीलिए आपको तो दोनों के लिए प्रिपेयर रहना है। चाहे तो आपका पॉजिटिव बूस्टर का क्वेश्चन आए, चाहे आपका नेगेटिव बूस्टर का क्वेश्चन आए। जो डायग्राम में अब आप लोगों को बोर्ड पर बनवाने जा रहा हूं, बनाना आप लोगों को बस वही डायग्राम है, कोई भी नया डायग्राम या उससे अलग डायग्राम आप लोगों को नहीं बनाना है। और जितना डायग्राम आपको बनवाएंगे, नेगेटिव बूस्टर और पॉजिटिव बूस्टर दोनों इसके अंदर मैं आप लोगों के लिए समान। तो देखो बच्चों, जो सबसे पहली बात तो 2 सेक्शन रहते हैं यहाँ पर। एक रहता है आपका ट्रॉली वायर और दूसरा रहता है आपका रेल ट्रैक। 2 सेक्शन है, एक है ट्रॉली वायर और एक है आपका रेल ट्रैक। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव बूस्टर है वो ट्रॉली वायर की साइड रहता है और जो नेगेटिव बूस्टर है
वो आपका रेल ट्रैक की साइड रहता है। याद रखिएगा, जो आपका ये यहाँ पर रहता है हमारे पास पॉजिटिव बूस्टर, और यहाँ पर रहता है हमारे पास नेगेटिव बूस्टर, और यहाँ पर रहती है हमारे पास मोटर। क्या रहता है, यहाँ पर रहता है पॉजिटिव बूस्टर, यहाँ पर रहता है नेगेटिव बूस्टर, और यहाँ पर रहती है हमारे पास मोटर, और ये कपल्ड रहते हैं आपस में। मोटर का मतलब जो सप्लाई हम मोटर को देते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है नहीं, जो मोटर को, जो हमारी ट्रैक्शन मोटर यूज होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है भैया। उसके बाद यहाँ पर लगी होती है बच्चों एक बस बार, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप डायग्राम बता रहे हैं ताकि आप किसी भी प्रकार का बिल्कुल भी जरा सी भी दिक्कत में ना सको। उसके बाद एक फील्ड सिस्टम और इसका क्या बोलते हैं फील्ड सिस्टम था, और एक आर्मेचर सिस्टम था। आर्मेचर तो सर्किट ब्रेकर को सप्लाई देने वाले से कनेक्ट रहेगा, और जो फील्ड सिस्टम है वो आपका कनेक्ट रहेगा किससे, ट्रॉली वायर से। तो इस फील्ड सिस्टम को ट्रॉली वायर से कनेक्ट कर देते हैं, ये लीजिए। फिर इसके बाद और ये रहा आपका ट्रॉली वायर, ये ट्रॉली वायर। यहाँ देखिएगा, ये आपका मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये नेगेटिव बूस्टर, पॉजिटिव बूस्टर, डीसी मोटर, ट्रॉली वायर। एकदम अजीब सा डायग्राम है, इसलिए आप लोगों को पूरा पूरा फंडा समझा करके चल रहे हैं, ठीक है। तो इस ट्रॉली वायर के साथ हम एग्जैक्टली जोड़ देंगे आपका यहां पर एक, ये लीजिए, ये ट्रॉली वायर से जुड़ जाएगा, और ये आपका इसके साथ जुड़ जाएगा। अब रही बात इसके फील्ड सर्किट की, तो इसके फील्ड सर्किट को, ये जो आपका सर्किट ब्रेकर को सप्लाई देने वाला रहता है ना, जो सर्किट ब्रेकर को सप्लाई देने वाला फीडर रहता है, उससे आप इसका फील्ड सिस्टम जोड़ दीजिए। ये लीजिए, ऐसे, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव बूस्टर का तो पूरा पूरा फंडा हो गया क्लियर। अब बात आती है नेगेटिव बूस्टर को कनेक्ट करने की। तो नेगेटिव बूस्टर को कनेक्ट करने के लिए तो बहुत ही ज्यादा आसान है, बस आप यहां पर इसको रेल ट्रैक से कनेक्ट कर दीजिए। ये हमारा लिख दीजिएगा रेल ट्रैक है, इसको रेल ट्रैक से कनेक्ट कर दीजिए, और इस वाले सेक्शन को फिर से वही किससे कनेक्ट करना है, बस बार से कनेक्ट कर दीजिए, बस बार। और बस ये हमारा फंडा हो गया पूरा, और ये रेल ट्रैक और बस बार भी आपस में कनेक्ट रहते हैं। चलिए, ये आपका पूरा नेगेटिव बूस्टर और पॉजिटिव बूस्टर दोनों का काम करते हुए हमने डायग्राम अपना खत्म कर लिया है, ठीक है। याद रखिएगा ये वाली बात, नेगेटिव बूस्टर और पॉजिटिव बूस्टर दोनों का काम करते हुए हमने अपना डायग्राम खत्म कर दिया है। नहीं, यहां से नहीं, यहां से नहीं, यहां से नहीं, ऐसे, ठीक है बच्चों। चलिए अब देखिएगा, मतलब ये ट्रॉली वायर है पूरा का पूरा, ये ट्रॉली वायर ही था, यहां से पूरा कनेक्ट होकर के ये ट्रॉली वायर था। तो बेसिकली फंडा ये था कि नेगेटिव बूस्टर का काम रहता है आपका ट्रैक में जो रिटर्न करंट जा रहा है उसको कंट्रोल करना, साथ ही साथ ट्रैक में वोल्टेज ड्रॉप बढ़े ना इसका भी ध्यान रखना। तो ये ट्रैक में जा रहे करंट को भी कंट्रोल करता है, साथ ही साथ वोल्टेज ड्रॉप को भी बढ़ने से रोकता है। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों ने चैप्टर नंबर 9 रेल एंड रिटर्न पार्ट को कंप्लीटली समझ लिया होगा, जिसमें हम लोगों ने सीखा था कि हम लोग सप्लाई देते हैं, सप्लाई देकर के जो लीकेज करंट होता है वो किस प्रकार से वापस जाता है, लीकेज करंट किस प्रकार से वापस जाता है
फीडर ट्रांसफॉर्मर तक या फीडर सप्लाई फीडर तक, बस उसी के बारे में जानकारी आपके इस चैप्टर में दी गई है। इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है इस चैप्टर का वो नेगेटिव बूस्टर या फिर बूस्टर ट्रांसफॉर्मर है। ये दोनों सेक्शन जो फिलहाल बोर्ड पर बने हैं ना, आपके सामने इस चैप्टर को समझ लो कि यही दोनों सबसे ज्यादा मतलब अगर इस चैप्टर में से कुछ पूछा जाने के चांसेस हैं तो वो ये दोनों में से एक पूछे जाने के चांसेस हैं, याद कर लो। और बाकी बच्चों आप लोगों को मैं आज मॉडल पेपर दे दूंगा और उस मॉडल पेपर को लगा लेना एग्जाम से पहले। 100% पेपर जैसे मैं अपना ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ उसी में से पूछा जाएगा, ठीक है। और आपको पुराने नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने दे दिए हैं। यदि आप लोगों को वो नहीं मिले हैं तो आप लोग टेलीग्राम से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मेरे नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं, मांग सकते हैं। ओके गाइस, पढ़ाई करते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट आप लोग को आपके एग्जाम के लिए। और यदि क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप नए हैं तो। साथ ही साथ 6 सेमेस्टर वाले बैच के लिए जुड़े रहें, क्योंकि जो कंटेंट आपको मैं 6 सेमेस्टर में दूंगा आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा। जहां जहां आप मन हो वहां से देख करके आइएगा, फिर पता लगेगा आपको कि जो सब्जेक्ट 6 सेमेस्टर के आपके हैं उनको कौन कैसा पढ़ाता है। ठीक है बच्चों, चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से अगली क्लास में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।